जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड PHDE 141 अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज नहीं किया है तो आप लोग इसको जरूर कवर कर लीजिएगा। इसमें हमने आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग गेस्ट पेपर प्लस क्लास को अच्छे से कवर करके अपना एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मोबाइल नंबर भी आपको दिया गया है। उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है। आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गेस्ट पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च करना है BHDE 141, ठीक है। ऐसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका दिसंबर एग्जाम के लिए गेस्ट पेपर आ चुका है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, दलित चिंतन के विकास में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये आपका देखिए 16 नंबर में प्रश्न आया हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के सबसे महान सामाजिक सुधारकों और विचारकों में से एक हैं। उन्होंने दलित समाज को केवल सामाजिक अन्याय से मुक्ति दिलाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान, शिक्षा, संगठन, राजनीतिक शक्ति का महत्व भी समझाया। उनके विचारों और कार्यों ने भारत में दलित चिंतन को एक स्पष्ट दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया। तो यहाँ पर देखिए दलित चिंतन ने क्या क्या काम किए। सबसे पहला काम किया आत्मसम्मान और चेतना का विकास करना। यानी दलित चिंतन का सबसे पहला काम क्या था? आत्मसम्मान को जगाना और चेतना का विकास करना। अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने दलितों को हीन भावना से बाहर निकालकर उनमें आत्मसम्मान की भावना जगाई। उनके अनुसार किसी भी समाज में बदलाव तभी आता है जब दबे कुचले लोग स्वयं अपनी स्थिति को समझें और उसके खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से दलितों को शिक्षित किया, उन्हें समाज की वास्तविकताओं से परिचित कराया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए उनको प्रेरित किया। इससे दलित समाज में नई चेतना और आत्मविश्वास का जन्म हुआ। तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं समाज में तभी बदलाव आता है जब दबे कुचले लोग स्वयं अपनी स्थिति को समझते हैं और उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। इसके बाद है सामाजिक सुधार और जाति व्यवस्था का विरोध। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई बताया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था से सामाजिक असमानता, भेदभाव और शोषण पैदा होता है। उन्होंने जाति उन्मूलन का नारा दिया और समाज को तार्किक और वैज्ञानिक सोच अपनाने की सलाह दी। मनुस्मृति दहन जैसे कदमों के जरिए उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़ियों और जातिगत श्रेष्ठता के सिद्धांत को खुली चुनौती दी। 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और समानता और मानव गरिमा का संदेश दिया। इससे दलित समाज को एक नया आध्यात्मिक आधार मिला जिसमें जाति भेद, भेदभाव और ऊंच नीच की कोई जगह नहीं थी। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? सामाजिक सुधार किया और जाति व्यवस्था का विरोध किया। इसके बाद है राजनीतिक सशक्तिकरण और संवैधानिक अधिकार। अंबेडकर समझते थे कि दलितों को उन्नति सिर्फ सामाजिक सुधार से नहीं होगी बल्कि राजनीतिक शक्ति भी जरूरी है। वो क्या मानते थे? वो मानते थे कि दलितों की उन्नति सिर्फ सामाजिक सुधार से नहीं होगी बल्कि उनको राजनीति में भी लाना होगा। इसलिए उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की और गोल में सम्मेलन में दलितों के अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े हुए। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आरक्षण, मौलिक अधिकार जैसे प्रावधान शामिल कराए। ये न सिर्फ दलितों के बल्कि पूरे देश के कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा कवच बने। इसके बाद है संगठनात्मक प्रयास। उन्होंने अखिल भारतीय बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र मजदूर पार्टी और अन्य संगठनों की स्थापना की। इनके माध्यम से उन्होंने दलितों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संगठित आंदोलन खड़े किए। संगठित शक्ति ही उनके अनुसार परिवर्तन का मूल आधार थी। तो भीमराव अम्बेडकर क्या मानते थे
कि संगठन की शक्ति ही जो है परिवर्तन का मूल आधार है। इसके बाद उन्होंने आर्थिक न्याय पर जोर दिया। अंबेडकर का मानना था कि आर्थिक असमानता खत्म किए बिना सामाजिक समानता संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति एक मूल्य पर आधारित समाज की संकल्पना की। वे संसाधनों के समान वितरण और श्रमिकों की सुरक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को केवल पीड़ित ही नहीं माना, बल्कि उन्हें एक जागरूक, संगठित और सक्षम समुदाय के रूप में विकसित किया। उनके चिंतन ने आगे चलकर दलित साहित्य, दलित पैंथर आंदोलन और दलित राजनीति को जन्म दिया। आज भी उनका विचार दलितों के अन्य वंचित समूहों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार दलित चिंतन के विकास में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अत्यंत व्यापक, गहरा और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने ये प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श का अर्थ बताइए, उसका स्वरूप बताइए और स्त्री विमर्श के उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। स्त्री विमर्श साहित्य, समाज और संस्कृति में स्त्री की स्थिति, उसकी समस्याओं, उसके संघर्षों और उसके अधिकारों पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह एक ऐसा बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रयास है जो स्त्री को उसके पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकालकर उसे स्वतंत्र, स्वाभिमानी और समान अधिकार प्राप्त व्यक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। स्त्री विमर्श का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में मौजूद पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देकर स्त्री की वह स्थान दिलाया जाए जिसकी वह हकदार है। अब यहाँ पर देखेंगे स्त्री विमर्श का अर्थ क्या है। तो स्त्री विमर्श का मूल अर्थ है स्त्री चेतना का जागरण करना, स्त्री की वास्तविक स्थिति की पहचान करना और उसके अधिकारों की पुनर्स्थापना करना। यह आंदोलन स्त्री के दमन, शोषण, असमानता के खिलाफ आवाज उठाता है। तो स्त्री विमर्श का अर्थ क्या है। स्त्री विमर्श का अर्थ है स्त्री की चेतना को जागृत करना, स्त्री की वास्तविक स्थिति पहचानना और उसके अधिकारों की पुनर्स्थापना करना। तो यहाँ पर देखिए स्त्री चेतना का जागरण करना, यह स्त्री के भीतर दबी हुई भावनाओं, उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष, उसके आत्मसम्मान को सामने लाने का काम करता है। स्त्री को यह एहसास कराया जाता है कि वह केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी पहचान रखने वाली एक स्वतंत्र व्यक्ति है। इसके बाद ये पितृसत्ता का विरोध करती है। समाज में लंबे समय से चली आ रही पुरुष प्रधान मानसिकता स्त्री को कमजोर, पराधीन और गौण मानती रही है। स्त्री विमर्श इसी मानसिकता को चुनौती देता है और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और मानसिक स्तर पर होने वाले हर शोषण का विरोध करता है। तो यहाँ पर स्त्री विमर्श क्या है। स्त्री विमर्श एक तरह का आंदोलन है। क्या है, एक तरह का आंदोलन है। वो क्या करता है, वो स्त्री चेतना का जागरण करता है, पितृसत्ता का विरोध करता है और स्त्री की अस्मिता पहचानने में उसकी मदद करता है। तो अस्मिता की पहचान करना, स्त्री विमर्श कहता है कि स्त्री की पहचान केवल माँ, पत्नी या बहू के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह सबसे पहले एक मानव है जिसका अपना व्यक्तित्व है, अपने सपने और अपना अधिकार है। आप देखते हैं स्त्री विमर्श के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो स्त्री विमर्श केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक स्तर पर भी परिवर्तन लाने वाला व्यापक आंदोलन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्वरूप। महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, मनु भंडारी, कृष्णा शोभती आदि लेखिकाओं ने स्त्री के दर्द, संघर्ष और आकांक्षाओं को साहित्य में जगह देकर इस विमर्श को मजबूती दी, यानी कि इस आंदोलन को मजबूती दी। उनकी रचनाएं स्त्रियों की पीड़ा के साथ साथ उनकी शक्ति को भी दर्शाती हैं। इसके बाद है सामाजिक और आर्थिक स्वरूप। स्त्री विमर्श शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार, समान वेतन, राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों को उठाता है। घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह और कार्यस्थल पर शोषण जैसे मुद्दे भी इसके केंद्र में आते हैं। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक स्वरूप। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री के भीतर आत्मविश्वास जगाना और हीन भावना या फिर परावलंबी सोच को दूर करना। इसके बाद है व्यक्ति से राजनीतिक, यानी पर्सनल इस पॉलिटिकल का सिद्धांत ये दर्शाता है कि स्त्री के निजी अनुभव जैसे विवाह, घरेलू काम, यौन शोषण, गर्भधारण भी राजनीतिक और सामाजिक ढांचे से जुड़े होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्त्री विमर्श के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है स्त्री में जागरूकता और आत्मविश्वास लाना, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सके और उनके लिए आवाज उठा सके। दूसरा उद्देश्य है हर तरह के शोषण से मुक्ति दिलाना, चाहे वह शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, आर्थिक हो या फिर धार्मिक शोषण हो। इसके बाद है समानता और न्याय की स्थापना करना, ताकि स्त्री पुरुष दोनों को समान अवसर मिल सके। रूढ़ियों और दमनकारी परंपराओं को तोड़ना जो स्त्री को कमजोर या फिर दूसरा दर्जा देती है।
स्वावलंबन की भावना विकसित करना ताकि स्त्री आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र बन सके। एक नई स्वतंत्र पहचान स्थापित करना जिससे स्त्री को मानव और व्यक्ति के रूप में सम्मान सम्मान मिले। इसके बाद यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे, स्त्री विमर्श केवल स्त्री अधिकारों की बात नहीं करता बल्कि पूरे समाज को अधिक न्यायपूर्ण, समान और मानवीय बनाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य स्त्री को उसकी अस्मिता पहचानने में मदद करना, स्वतंत्रता, गरिमा दिलाकर उसकी एक संतुलित और संवेदनशील समाज का निर्माण करना है। तो यहाँ पर हमने ये भी प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सलाम कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। यानी आपकी जो सलाम कहानी है उसकी मूल संवेदना क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सलाम कहानी दलित जीवन की कठिन वास्तविकताओं और सामाजिक असमानताओं को उजागर करती है। यह कहानी मुख्य रूप से दलितों के आत्मसम्मान, उनके अधिकारों और रूढ़िवादी परंपराओं के विरोध की भावना पर केंद्रित है। कहानी का संदेश है कि समाज में जाति, धर्म या सामाजिक पद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। कहानी में दलित चेतना और प्रतिरोध की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह उन्हें उनके शोषण और अत्याचार के खिलाफ जागरूक करती है। कहानी दर्शाती है कि अपनी अस्मिता और अधिकारों के लिए लड़ना आवश्यक है। उदाहरण के रूप में सलाम की रस्म, जिसमें दलितों को सवर्णों के घर जाकर अभिवादन करना पड़ता है, को कहानी में चुनौती दी गई है। यह परंपरा दिखाती है कि किस तरह से समाज में जातिगत भेदभाव और वर्चस्व स्थापित किया जाता है। कहानी इस अमानवीय प्रथा को तोड़ने और दलितों को उनके अधिकार दिलाने का आह्वान करती है। ठीक है। साथ ही कहानी सामाजिक और सांस्कृतिक यथार्थ को भी उजागर करती है। यह दिखाती है कि दलित समाज किस तरह के जीवन और सांस्कृतिक मजबूरियों के बीच जी रहा है। उनकी जीवन शैली, संघर्ष और आत्मसम्मान को गिरवी रखने की विडंबना को कहानी संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। इससे पाठकों को दलितों की वास्तविक समस्याओं और उनके जीवन के संघर्षों की समझ मिलती है। कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है शिक्षा और आधुनिकता का महत्व। यह बताती है कि शिक्षा ही दलितों के लिए गुलामी और भेदभाव से मुक्ति का मार्ग है। युवा पीढ़ी जैसे हरीश का पात्र पुरानी रूढ़ियों को चुनौती देकर एक नए और समान समाज की स्थापना की ओर बढ़ती है। यह कहानी दिखाती है कि चेतना और शिक्षा के माध्यम से ही समाज में बदलाव संभव है। अंत में सलाम केवल एक कहानी ही नहीं है बल्कि यह दलित जीवन के संघर्षों और न्यायपूर्ण समाज की आकांक्षा का दस्तावेज है। यह यथास्थिति को चुनौती देती है और समता मूलक, जाति और वर्ग रहित समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करती है। कहानी का मूल संदेश है मानवता ही सच्ची पहचान है और प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। तो ये आपके पेपर कोड बी एच डी ई 141 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया तो आप लोग उसको जरूर परचेज कर लीजिएगा, तभी आप लोग एग्जाम अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।